देखिए किस प्रकार से हम केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल की देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिनॉल जो होता है अल्कोहल से किस प्रकार से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। फिनॉल और अल्कोहल में देखेंगे दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है। क्या है बेसिक डिफरेंस? देखते हैं। क्या में टॉपिक हमारा है, यहां तक दिखाई देगा निखिल त्रिपाठी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है। तो फिनॉल में देखिए क्या है। पहली बात ध्यान रखना है तुम्हें कि इसमें जो है OH ग्रुप जो है सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, यानी बेंजीन के जो कार्बन होते हैं उससे जुड़ा हुआ है। कार्बन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि किस प्रकार से बेंजीन के कार्बन से अटैच्ड है। अब यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप है और OH में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होता है, जिसके कारण ये लॉन पेयर क्या होता है इधर सो जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा। और इस प्रकार से इसके बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। क्या बनते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा पार्शली डबल बॉन्ड। ठीक है, आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड। इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी होती है एल्कोहल से इंटायरली डिफरेंट होती है। एल्कोहल में देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट है वो sp3 है। sp3। ठीक है। कार्बन की हाइब्रिड से क्या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ा हुआ और यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। तो मेन रीजन है रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है, बट इज नॉट ब्रोकन इजिली बाय द रीएजेंट। रीएजेंट कोई भी आएगा वो इसको इजिली ब्रेक नहीं कर सकता है, ना तो न्यूक्लियोफाइल कर पाएगा ना इलेक्ट्रोफाइल। चाहे न्यूक्लियोफाइल हो तो भी नहीं कर पाएगा या ऑब्लिक इलेक्ट्रोफाइल हो तो भी नहीं कर सकता इस बॉन्ड को। इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। तो यानी फिनॉल के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, दे ऑलवेज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी बेंजीन में जो रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अटैक जो होता है वो बेंजीन के ऊपर होता है, ना कि फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, याद रखना है आपको। फंक्शनल इज नॉट अफेक्टेड बाय द रीजेंट। ठीक है, इट डायरेक्टली अटैक टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता जा करके। क्लियर? चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए नीचे फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप जो है OH ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप ब्रैकेट में OH ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। increases the electron density at ortho and para position. At ortho and para position। ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई करता है जा करके। ये देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने हाई कर दी जा करके। एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर और ये इधर करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ गई। एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये ऑर्थो पोजिशन है और ये पैरा पोजिशन है। फिर ये देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पहुंच जाएगा।
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर हाई हो जाएगी जा करके। और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे पहुंचेगा। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ऑर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा पोजीशन पे, फिर देखिए ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। देखिए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 5 बनते, ध्यान रखनी है। पहला स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 5 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनसे डिसाइड होता है। तो स्ट्रक्चर से क्लियर होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या हो गई है, हाई हो गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा आकर के। ठीक है, तो लिख लीजिए नीचे, OH ग्रुप, OH ग्रुप increases the OH group increases the electron density. OH group increases the electron density at ortho and para positions. At ortho and para position. So incoming electrophile. हेलो, क्लास में आ रही पाए अभी तक तुम? So incoming electrophile always attack at ortho and para positions. Attack at ortho and para position. Hence, OH group. Hence, OH group is a ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। OH ग्रुप इज ए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आकर अटैच करेगा सीधा। ऑलवेज, ऑलवेज अटैक एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और निक्लोफाइल में बता चुका, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और निक्लोफाइल वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि इसमें ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग की बात अपन करते रहते हैं, उसमें ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब आप बात करते हैं, पहला पॉइंट लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी का, फर्स्ट पॉइंट एसिडिक नेचर। पहला पॉइंट है एसिडिक नेचर। कोई भी कंपाउंड हो तो सबसे पहले एसिडिक नेचर चेक करना होगा, एसिडिक और बेसिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल के अंदर एसिडिक नेचर है या नहीं है, पहला पॉइंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो किसी भी एसिड को देखिए, हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं एसिड और बेस को कैसे पहचानते हैं। जब कोई भी कंपाउंड किसी मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है और मेटल क्या करती है, उसके आयरन को डिस्प्लेस कर देती, तो हम कह देते हैं कि उसके अंदर एसिडिक करेक्टर है। ये देखिए आयरन गैस निकल गई है इसके अंदर, यानी सोडियम ने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है, इसलिए प्रूफ हो गया कि HCl एक एसिड है। तो किसी कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन कराएं मेटल के साथ में, स्पेशली सोडियम पोटेशियम के साथ में, अगर वो सोडियम जो है
उस कंपाउंड के अंदर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, देन वी कैन से इट इज एसिडिक इन नेचर। तो देखिए फिनॉल भी है, देखिए पीएच और ये ओएच, इसके रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम के साथ में। तो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये बॉन्ड जो होता है ध्यान रखना है आपको। OH बॉन्ड इज ए पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड होता है देखिए यहाँ पे। तो जैसे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, और सोडियम भी क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, याद रखना है आपको, मैं कई बार बता चुका हूं। मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगी, और जैसे ही हटेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये PHONA और प्लस हाफ H2। देखिए H2 कैसे करने लगी, इससे सिद्ध हो गया है कि फिनॉल जो है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। PHONA की रिएक्शन जैसे हमने Na के साथ कराई, वैसे क्या बन गया, PHONA और प्लस हाफ H2, यानी H2 गैस निकलने लगी है। इसे छोड़ दिया गया कि फिनॉल कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक नेचर का होता है फिनॉल, ध्यान रखना है आपको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं फिनॉल के ऊपर, एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखोगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, देखते जाओगे आगे टॉपिक बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, दिस रिएक्शन शो दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट रिएक्ट विद सोडियम एंड पोटेशियम मेटल एंड रिलीजेज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है एसिड की तरह ही, ये एसिड भी जब भी सोडियम पोटेशियम के कांटेक्ट में आते हैं तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, उसी तरह से फिनॉल भी रिलीज कर रहा है, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नोट कर लिया। यथार्थ गुप्ता, यस सर। तो बहुत सीरियस होकर के चीजों को समझने का प्रयास करो। इससे एक क्वेश्चन 100% आता है, इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, कोई भी कंपटीशन हो, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता ही है, समझ लीजिए। ये इसलिए इसको ध्यान से समझना है। ये दिस रिएक्शन शो दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज हाइड्रोजन ऑफ फिनॉल इज इजीली डिस्प्लेस बाय द सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के द्वारा हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया गया है, करेक्ट। इसलिए कह सकते हैं सोडियम के द्वारा हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है। आप देखिए एसिड नेचर सॉल्व करेंगे, और हम कराएंगे एक और एसिड बेस रिएक्शन। अगर एसिड है तो बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। ये देखिए ये हमारा है HCl, और इसकी रिएक्शन हमने कराई देखो NaOH के साथ में, ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होना चाहिए। एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, एसिड का H पॉजिटिव, बेस का OH नेगेटिव कंबाइन होते हैं, तो एसिड का जो नेगेटिव पार्ट और बेस का पॉजिटिव पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये देखिए NaCl बनाएगा और प्लस H2O निकलता है। एसिड का H पॉजिटिव बेस की वजह नेगेटिव मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल आता है, डेफिनेशन ही एसिड सॉल्ट की, ये क्या बन गया, सॉल्ट। Given acidic solution is mixed with basic solution, then the compound form except water is known as salt। अगर कोई भी कंपाउंड एसिड है तो उसको बेस के साथ भी रिएक्शन करना चाहिए, तो हम देखेंगे क्या फिनॉल बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर और ज्यादा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, रिएक्शन विद, सेकंड पॉइंट रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, बेस मीन्स NaOH के साथ में, NaOH के साथ करा दीजिए या KOH के साथ, इनके साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो ये देखिए हमने लिया फिनॉल PHOH, प्लस हमने रिएक्शन कराया NaOH के साथ में। ठीक है, ये बेस है हमारा, और बेस में भी याद रखिए ये बेस कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसका पॉजिटिव और इसका OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा PHONA प्लस, ये देखिए हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर, वाटर निकल गया, ये बन गया सोडियम फिनो, इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। फिनॉल जो है सोडियम फिनोक्साइड बदल गया है।
ये ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये दोनों रिएक्शन इस चीज को प्रूव करते हैं। दीज बोथ रिएक्शन शो दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। लिख लीजिए नीचे। These both reactions show that phenol is acidic in nature. क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, हाउ यू प्रूव दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो ये दो रिएक्शन करके तुम्हें दिखाने पड़ेंगे। These two reactions show that phenol is acidic in nature, क्योंकि एसिड के में यही हुआ था, एसिड में हुआ तो इसके साथ ये भी इसी तरह से बिहेव करेगा। तो इस प्रकार से यू कैन ऑब्जर्व दैट फिनॉल इज एसिडिक। ठीक है। अब हम देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एल्कोहल के साथ के, क्या एल्कोहल के बराबर इसका एसिडिक कैरेक्टर है या एल्कोहल से कम है, ये कंपेयर। तो ये लो, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल विद एल्कोहल, एल्कोहल के साथ में, विद एल्कोहल, एल्कोहल इस साइड में लिख देंगे, लेफ्ट साइड में, और राइट में हम लिख देंगे फिनॉल। देखिए दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल। ठीक है। तो पहले लिखा है एल्कोहल के रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम Na। तो ये रहा हमारा एल्कोहल ROH, रिएक्शन करा दी सोडियम के साथ में, Na के साथ में। तो क्या होगा, ये देखिए H पॉजिटिव जो है ये हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा सोडियम, और हाइड्रोजन गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये निकल गई हाइड्रोजन। इसका नाम याद रखना है आपको, सोडियम एल्कोक्साइड इसको कहते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। ठीक है। इसी प्रकार से फिनॉल की रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद Na, तो इसकी भी कराएंगे। तो PHOH प्लस Na गिव्स आउट PHONA, और प्लस ये निकलने लगी हाइड्रोजन गैस। तो दोनों में देखिए सेम रिएक्शन है, इसको कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड, फेनॉल हो गया ये। ठीक है ये, तो दोनों रिएक्शन सेम होगी। अब देखिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, बेस माने NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, NaOH के साथ में। तो ये तुम्हारा रहा, देखो एल्कोहल ROH रिएक्शन कराया NaOH के साथ में, इसने रिएक्शन करने से मना कर दिया, नो रिएक्शन, यानी एल्कोहल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसके अंदर ये चीज हो गया कि बेस ये भी है, इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ इसके पास है, बेसिक कैरेक्टर है। ठीक है, लेकिन इसलिए इसने बेस के साथ रिएक्शन नहीं किया, बेस है इसलिए बेस के साथ रिएक्शन कर रहा। अगर एसिड होता तो इसके साथ भी रिएक्शन करता है। ठीक है, कई बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, याद रखना है आपको। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, रिएक्शन विद NaOH। तो अब देखिए ये तुम्हारा रहा फिनॉल, इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ में, ये लोग रिएक्शन कर लेगा इसके साथ में। तो ये बनाएगा तुम्हारा PHONA और प्लस वाटर। देखो इसने कर लिया रिएक्शन, यानी बेस के साथ इसने रिएक्शन कर लिया, इसका मतलब इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है निश्चित तौर से। ठीक है, इसका मतलब ये एसिड है। तो देखो प्रूव हो गया कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एल्कोहल,
एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल, आपको याद रखना है। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एल्कोहल, दीज दो टू रिएक्शन शो दैट। लिख लीजिए नीचे। याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था बोर्ड में कि हाउ यू प्रूव दैट फिनॉल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एल्कोहल। तो ये दो रिएक्शन आपको याद लिखने पड़ेंगे उसमें। एक सोडियम के साथ रिएक्शन करा के दिखाओ, एक NaOH, तो पता जाए ऊपर वाले की दोनों के सेम है, यहाँ पे देखिए बिछड़ गया एल्कोहल, रिएक्शन किया ही नहीं उससे सोडियम और NaOH के साथ में। ठीक है, तो इस तरह से चीजें एक के बाद एक सेट करनी होगी माइंड के अंदर। इसने बनाया सोडियम एल्कोऑक्साइड, उसने सोडियम फेनोक्साइड, उसका नाम है सोडियम फेनोक्साइड। अब हम ये रीजन सर्च करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि फिनॉल जो है ज्यादा एसिडिक हो गया एल्कोहल से, एल्कोहल पीछे हो गया, क्यों कैसे पिछड़ गया इससे एल्कोहल से, जबकि दोनों में OH ग्रुप था, दोनों का OH कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, एल्कोहल का OH भी कार्बन से जुड़ा हुआ, और बेंजीन में भी तो कार्बन ही होते हैं, कार्बन से जुड़ा हुआ उसका भी, लेकिन फिनॉल कैसे ज्यादा एसिडिक हो गया। वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एल्कोहल। अनुष्का शर्मा क्या जवाब देंगे, इसके पीछे क्या रीजन सर बताएं। क्योंकि हम्म सर क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है फिनॉल में, तो ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। रेजिडेंशियल कार्ड स्टेबलाइज है। और ये बेहतर आंसर नहीं ये है तुम्हारा, बहुत बेहतर, इसको आंसर को नहीं कह सकते हैं। ठीक है, देखोगे भी आंसर में सब पता पड़ेगा कि तुम्हारा आंसर कितना फॉल्टी एकदम से, और क्या उसमें और करेक्ट तुम्हें करना होगा। क्या है यथार्थ गुप्ता फ्रॉम आकाश कोचिंग से, बताइए यथार्थ, वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एल्कोहल। सर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है इसलिए लोन पेयर दोनों में मतलब बेटा, एल्कोहल में भी तो लोन पेयर है, ऑक्सीजन तो दोनों ही में। नहीं, वो फिनाइल से रेजोनेंस में हेल्प करेगा फिर वो ऑक्सीजन का लोन पेयर। फिनाइल से ज्यादा हेल्प करेगा, ये भी बहुत शानदार आंसर नहीं है तुम्हारा, बिल्कुल नॉट ए गुड आंसर। ठीक है, इसको भी हम गुड आंसर नहीं बोल सकते हैं। तो इसका देखेंगे, रीजन देखेंगे क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो रीजन के पीछे तुम्हें जाना पड़ेगा, वाई फिनॉल इज लेस, alcohol is less acidic than that of phenol. What is the correct reason of this? सर क्योंकि फिनॉल के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और अल्कोहल के पास sp3। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से फिनॉल ज्यादा एसिडिक हो गया, नहीं ये भी गलत है आंसर। ये तो बिल्कुल ही बैड आंसर है, कुछ भी इसमें 0 नंबर देगा CBSE बोर्ड तुम्हें, कोई नंबर नहीं मिलेगा इसमें तो। ठीक है, थर्ड क्लास का आंसर है। देखिए तुम्हारे गुरुजी जो केंद्रीय विद्यालय के टीचर है, देखिए किस तरह के गंदे संदे आंसर लिखाते रहते होता है, ये बिल्कुल थर्ड क्लास का आंसर है। और तुम जिन कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ती हो वहां भी वो सब गंदा संदा आंसर ही लिखाते हैं। इस तरह के केसेस में देखिए क्या होता है, जो मेन चीज होती है ध्यान रखना है आपको। हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं 11th क्लास में, वो कंसेप्ट है कंजुगेट एसिड एंड बेस। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ 2 बार, कि कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो किसी एसिड की जो स्ट्रेंथ नापी जाती है वो उसके कंजुगेट बेस से देखी जाती है। कि यहाँ बहुत से कंजुगेट बेस के वजह से जब भी बात होती है तो बच्चों के सर के ऊपर से चीजें निकलने लगती हैं, अरे ये कंजुगेट बेस क्या होगा। चलो बेस तो अपने सीखा है, लेकिन कंजुगेट बेस क्या है, यहाँ पर मैटर ये आता है। ठीक है, तो कंजुगेट बेस को समझना पड़ेगा, और यानी केमिस्ट्री में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंजुगेट बेस। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ एसिड को ले लेते हैं और उनके कंजुगेट बेस को समझने का प्रयास करते हैं। एसिड और उसका कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। ये देखिए हमारा HCl एक एसिड है, इसने क्या किया, अपने अंदर से प्रोटॉन निकाल के बाहर कर दिया, तो Cl नेगेटिव बचा। Cl नेगेटिव इसका कंजुगेट बेस है। ये देखिए हमने लिख दिया H2SO4,
इसके अंदर से हमने H पॉजिटिव निकाल दिया और ये HSO4 वन नेगेटिव कंजुगेट बेस है इसका, H3PO4 ले लिया, इसके अंदर से H पॉजिटिव निकाल दिया तो H2PO4 वन नेगेटिव कंजुगेट बेस है। Whenever any substance lose its proton, then the remaining part, याद रखना आपको, रिमेनिंग पार्ट कंजुगेट बेस कहलाता है। रिमेनिंग पार्ट उसका जो है वो कंजुगेट बेस होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखें, अगर एल्कोहल एसिड है तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन निकाल देगा अपने अंदर से। प्रोटॉन निकालने के बाद क्या बनेगा, आरओ नेगेटिव बनेगा। आरओ नेगेटिव का नाम याद कर लीजिए बिल्कुल, इसको एल्कोक्साइड आयन कहते हैं, एल्कोक्साइड आयन। और ये क्या है, कंजुगेट बेस है क्योंकि इसने प्रोटॉन रिलीज कर दिया है। इसी प्रकार से पीएच और ओएच ये भी क्या करेगा, अपने अंदर से H पॉजिटिव निकाल देगा और ये बना देगा PHO नेगेटिव। इसको हम कहते हैं फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले आपको विचार करना होगा कंजुगेट बेस पे कि जो कंजुगेट बेस बनता है वो ज्यादा स्टेबल है या लेस स्टेबल है, विच इज मोर स्टेबल और लेस। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस चेक करनी है। लिखिए नीचे नोट में एक आप लोग, फॉर मेजरिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ, for measuring the acidic strength of the compound, for measuring the acidic strength of conjugate base, for measuring the acidic strength of acid, acidic strength of acid, we determine the stability, we determine the stability of conjugate base, we determine the स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट की स्टेबिलिटी चेक की जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस की। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस? ठीक है, तो एल्कोहल से जो कंजुगेट बेस बना और फिनॉल से जो कंजुगेट बेस बना, उनकी स्टेबिलिटी को चेक करना है अपने को कि विच इज मोर स्टेबल। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे देखिए आ रहा है। देखिए इतने तुम लोग इधर पढ़ के ठीक है दिमाग बर्बाद कर लिया और कुछ भी नहीं आता तुम्हें, 0/सन्नाटे पे खड़े हो। ये देखिए केंद्रीय विद्यालय से ये उमरैया पूरा कोर्स खत्म और इनको भी देखो खत्म कर दिया केबी नंबर बन के टीचरों ने। बिल्कुल कितना थर्ड क्लास का आंसर दिया है जिसपे माइनस नंबर और मिल जाना चाहिए, 0 भी नंबर नहीं दिया सकते, -1 नंबर मिलना चाहिए इनको तो। ठीक है, सर्वनाश करने में बिल्कुल तुले हुए लोग, बिल्कुल टोटल सर्वनाश करने में। तो यानी हमें हर हाल में कंजुगेट बेस की, देखिए एक बात एक स्टूडेंट भी नहीं बोल पाया कि कंजुगेट बेस क्या होते हैं। कंजुगेट की स्टेबिलिटी हमें देखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ये हमने लिया एल्कोहल, और एल्कोहल जब आयन में बदलेगा तो ये आरओ नेगेटिव बनाएगा और H पॉजिटिव बनाएगा। ये देखिए इसका कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस। ठीक है, अब हम इस कंजुगेट बेस को देखें और थोड़े इसको ओपन कर दे रहे। यहाँ पे देखिए आरओ नेगेटिव है, इसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखिए, ध्यान से सुना है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये H पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव, तो ये दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिंग पावर। देखिए यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स में चलते, कूलॉम्स लॉ में पढ़ा होगा आप लोगों ने, F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2, यानी हमने यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमने 1 मान लिया। चलिए इसका ठीक है, तो 1 Q1 Q2 हो गया यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से, तो Q1 Q2, Q1 हमने मान लिया है कि जो चार्ज है, चार्ज ऑफ आरओ नेगेटिव का है। ठीक है, और Q2 जो चार्ज है वो Q2 H पॉजिटिव का चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज है। ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो यहां पर जो है इसका चार्ज हम मान लेते, ठीक है, इसका चार्ज जो है Q1, ठीक है, वो है 2 कूलाम है, सपोज ले 2 कूलाम Q1 चार्ज।
और प्रोटॉन का जो चार्ज है ये हमने मान लिया ये 3 कूलाम का है, 3 कूलाम है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा, 2 × 3 = 6 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है इन दोनों के बीच में, एल्को ऑक्साइड और प्रोटॉन के बीच में। अब आइए दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। ये जो आर जुड़ा हुआ आर आर ये आर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, सुना होगा तुमने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, कई नाम इसको दिए गए केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, ठीक है, ये नाम इसके। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इस रिपल्सन के कारण जो क्यूबन चार्ज है कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। अब मान लिए इसने 1 न्यूटन चार्ज बढ़ा दिया, तो 2 न्यूटन तो ऑक्सीजन का चार्ज था पहले से ही, और 1 न्यूटन इसने और बढ़ा दिया, तो 1 + 2 = हो गया 3 कूलाम का चार्ज। प्रोटॉन पे तो कोई ना तो कोई बढ़ाने वाला ना घटाने वाला, प्रोटॉन तो अपनी पोजीशन में रखा हुआ, तो Q2 चार्ज इसका अभी भी 3 ही रहेगा। अब अट्रैक्टिव फोर्स देख लेते हैं F2। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जो हमारा था वो F1 था, तो कितना हो जाएगा देखिए, 3 × 3 = 9 कूलाम का हो जाएगा, 9 न्यूटन का फोर्स होगा। देखिए यहाँ 6 था, यहाँ पे 9, तो इन दोनों ने क्या किया, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा इस आर के कारण। अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो गया है किसके कारण, आर के कारण। आर ने अट्रैक्टिव फोर्स को प्रोटॉन के लिए बढ़ा दिया, यानी प्रोटॉन को ज्यादा ही अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये वापस आएगा एल्कोहल में। ध्यान से समझने का प्रयास करिए, आप कभी भी किताब से इस चीज को बहुत आसानी से समझ नहीं सकते हो। एनसीईआरटी हो चाहे इंडिया कोई भी बुक है, नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंजुगेट बेस के कंसेप्ट को आप समझ नहीं सकते जब तक मैथमेटिक्स में नहीं आओगे, मैथमेटिक्स से फिजिक्स की हेल्प नहीं मांगोगे। इसलिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। केमिस्ट्री अच्छी है तो फिजिक्स अपने आप अच्छी हो जाएगी, फिजिक्स अच्छी है तो केमिस्ट्री भी अच्छी होगी। समझ आ गया बात? अनुष्का शर्मा समझ में आ गया? यस सर। एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, यानी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा प्रोटॉन के लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये, तो ये क्या करेगा, एल्कोक्साइड आयन जो बन गया प्रोटॉन को खींच करके वापस आएगा। अब इसको हम देखिए और थोड़ा सा, ये अट्रैक्टिव फोर्स के माध्यम से हमने समझा दिया कि ये बढ़ाता है चार्ज इसके ऊपर, जिसके कारण ये प्रोटॉन को अपनी साइड में खींचेगा। ये तो हो गया कंसेप्ट एल्कोहल के लिए। अब दूसरा हमारा जो साथी है वो है फिनॉल, उसको चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या हुआ। इसका भी हम कंजुगेट बेस बनाएंगे। हमने ये कंजुगेट बेस बनाया इसका पीएच और ये ओ नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव बना, वही काम करेंगे। इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसका ऑक्सीजन ही है तो इसका भी चार्ज Q2 2 कूलम है, और Q2 है तो इसका भी 3 कूलम है। तो अट्रैक्टिव फोर्स F1 जो है वो कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन का होगा। अब इसको देखते हैं अंदर से, इसके स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। ये स्ट्रक्चर इसका देखिए, स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण क्या होगा, अंदर जाएगा, क्या जाएगा, अंदर चला जाएगा, और ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। तो इसका जो फिनोक्साइड आयन आता है, फिनोक्साइड आयन पर देखिए नेगेटिव चार्ज गायब हो गया है ही नहीं, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया गायब। देखिए इसके पास 2 लॉन पेयर बचे हुए, बस ये गायब हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अंदर घूमता रहेगा इसी में अंदर, तो फिर ये देखिए क्या करेगा, यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड टूट के फिर यहाँ जाएगा। इसी क्रम में ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर घूमना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड लग जाएगा और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज गायब हो गया। तो ये फिनाइल ग्रुप जो है, अब इसको यहाँ देखें, फिनाइल ग्रुप क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है। अगर पहले इस पे 2 न्यूटन चार्ज था तो जब ये अंदर चला गया तो 1 ही न्यूटन का फोर्स रह जाएगा, लेकिन H पॉजिटिव जो प्रोटॉन है उस पर तो अभी भी चार्ज 3 ही न्यूटन का काम कर रहा है। तो F2 जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 1 × 3 = 3 न्यूटन का रह गया है, जबकि यहाँ कितना था, 6 न्यूटन का था। तो इस रिंग ने क्या किया है, और इसके नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर दिया है, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कम हो गया है।
3 न्यूटन का ही रह गया है। तो फिनॉक्साइड आयन और H पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो एल्कोक्साइड आयन और H पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में लो हो जाता है। ये लो किसने किया है? फिनाइल ग्रुप ने किया है। फिनाइल ग्रुप ने जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर था वो अपने साइड में ले लिया है उसको, और इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हमने चार्ज के द्वारा समझा दिया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के द्वारा समझा दिया है कि किस प्रकार से कम हुआ। अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं अपने दोनों पॉइंटों पे। ठीक है, तो देखिए बात हो रही है कंजुगेट बेस की, कि कंजुगेट बेस से समझने का प्रयास करेंगे इसको। अब हम एसिड की तरह इसको ट्रीट कर लेते हैं, एसिड की तरह, कि एसिड की तरह इसको कैसे देखोगे। ये हमारा था एल्कोहल, जब इसने प्रोटॉन रिलीज किया तो ये बना RO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव में। इसी प्रकार से ये फिनॉल था PHOH, इसने भी प्रोटॉन रिलीज किया और ये बना H पॉजिटिव। मान लेते एल्कोहल के भी 100 मोल्स लिए और फिनॉल के भी 100 मोल्स लिए, तो इसके RO नेगेटिव के 100 मोल्स और H पॉजिटिव के 100 मोल्स होंगे, इसके भी 100 मोल्स होंगे और इसके भी 100 मोल्स होंगे। लेकिन हम देखेंगे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या था, एल्काइल ग्रुप ने बढ़ाया, तो ये क्या करेगा 50 H पॉजिटिव को लेकर के वापस लौट आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे जो H पॉजिटिव वालों की संख्या रह जाएगी 50 केवल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज जो है रिंग के अंदर चला जाएगा और बहुत देर तक रिंग में घूमता रहेगा। इसके कारण क्या करेगा, ये ऐसा नहीं कि ये भी अटैक करेगा, जब ऑक्सीजन में निकलेगा तब अटैक करेगा, तो मुश्किल से ये 20 को अटैक कर पाएगा, और 70 H पॉजिटिव अभी भी सॉल्यूशन के अंदर ही रहेंगे, रिवर्सिबल होगा, इधर आएंगे लौट लौट के, लेकिन आप कितने पाएंगे 20 आ पाएंगे और 70 H पॉजिटिव। और तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड is directly proportional to H positive ion concentration। H positive ion concentration के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहाँ पे H positive concentration कितना 70 है और यहाँ पे H positive concentration 50 केवल बचा है, यानी H positive ion concentration एल्कोहल में कम है और फिनॉल में ज्यादा है, इसलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से ज्यादा है फिनॉल एसिडिक। The phenoxide ion produced after the removal of proton, phenoxide ion produced after the removal of proton is stabilized, stabilize हो जाता है, क्या हो जाता है, stabilized by the resonance, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है, जबकि एल्कोक्साइड डिस्टेबलाइज बाय द एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप के द्वारा क्या होता है, डिस्टेबलाइज हो रहा है, ये दौड़ कर किधर आना चाहता है, वापस लौट लौट के अपनी एल्कोहल में आना चाहता है, प्रोटॉन को पकड़ता, पकड़ के वापस आ जाता, पकड़ता वापस आ जाता, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी इसकी कम है, इधर स्टेबिलिटी एल्कोहल साइड में ज्यादा है, इसलिए द कंजुगेट बेस प्रोड्यूस बाय द अल्कोहल इज डिस्टेबलाइज बाय द एल्काइल। एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है इसके प्रकार, जिससे प्रोटॉन को जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, अटैक करके वापस एल्कोहल में आ रहा है। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप डिस्टेबलाइज द एल्कोक्साइड and convert into the alcohol, whereas phenoxide ion is stabilized by the resonance, resonance के द्वारा stabilize हो रहा है। So phenoxide ion is more stable conjugate base, more stable conjugate base than that of alcohol। कोई अगर यहाँ रहना चाहता है, इधर नहीं आना चाहता, स्टेबिलिटी है। ठीक है, अनुष्का शर्मा आवाज आ रही है? यस सर। घर में ज्यादा स्टेबल हो तुम या रोड पे भी? अभी अगर तुम रोड पे खड़ी हो तो ज्यादा स्टेबल हो या घर पे ज्यादा स्टेबल हो? सर घर पे। ज्यादा स्टेबल है, तो घर पे ज्यादा रहना पसंद करोगे इस समय। तो इसी प्रकार से एल्कोक्साइड आयन उधर पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको आर जो पीछे जुड़ा हुआ है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है और नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है और Q1 को बढ़ रहा है, इसलिए Q1 इंटू Q2 अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, एल्कोक्साइड फटाफट एल्कोहल की साइड में आ जाता है। फिनॉक्साइड आयन में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के अंदर चला गया है, नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ऑक्सीजन के ऊपर कम हो गई है, इसलिए प्रोटॉन को वो स्ट्रांगली अटैक नहीं करेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एल्कोक्साइड आयन,
सो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एल्कोहल, इसलिए उसने देखो बेस के साथ भी रिएक्शन कर लिया। कुछ समझ में आ गया अनुष्का शर्मा? यस सर। कभी बात की थी गुरजर सर ने तो कभी कंजुगेट बेस की बात? एक आध बार बोल दिया था नहीं। धोखेधड़ी। समझ लीजिए क्या पढ़ा रहे अंदाज लगाओगे। इसीलिए तुम्हारे नंबर देखिए, फिजिक्स में 80 और कहाँ केमिस्ट्री में 50। कितना बड़ा डिफरेंस चल रहा है, समझ लीजिए। इस प्रकार से विनाश लीला लोग कर रहे हैं इस ग्वालियर के अंदर, टीचर्स अनेक अनेक टीचर बच्चों की बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हर बार में जब भी एचडी करेक्टर की बात आए, आप समझे कि उसका कंजुगेट बेस बनाए और उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है। क्या करना है? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस चेक करें। जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल है उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा उसका, ठीक है, बेस, और उतना ही एसिडिक होता है वो कंपाउंड। यू ऑलवेज चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, यानी वो बेस बन जाए फिर वापस प्रोटॉन को अटैच करके वापस ना आना चाहिए। तभी देखिए एसिड बेस सॉल्ट के रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं कि वो बन तो जाते हैं फिर अटैच करके एक दूसरे को फिर वापस लौट के आ जाते होते हैं। इसलिए पढ़ा होगा दो तरह के रिएक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो जहां फेनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन ज्यादातर इरिवर्सिबल है, वहीं एल्कोऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन रिवर्सिबल, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में H पॉजिटिव को पकड़ता है और वापस एल्कोहल की साइड में आ जाता है। इसलिए हम देख रहे थे कि एल्कोहल ओनली रिएक्ट विद सोडियम मेटल्स वेयर एज फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल एल्वेज एनीवेज, दोनों का रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन से देखो ये प्रूव कर दिया उसने कि फिनॉल इज मोर एसिडिक। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो बच्चों को और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसी को कहते हैं जीओसी। जीओसी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा। तो इसमें आपको क्या करना है? कंजुगेट बेस बना के कंजुगेट बेस बनाना और फिर उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है। तो हम कह सकते हैं कि फेनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड बाय द फिनॉल एज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से हट करके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के पास पहुंच जाता है, इसलिए उसको स्ट्रांगली बाउंड अप कर लेता है, जकड़ लेता है। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि ये था हमारा दोनों के बीच में कंपैरिजन था, कंपैरिजन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, फिनॉल के बीच में। अब हम देखेंगे कि फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ, जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप को जोड़ देते हैं, तब क्या इफेक्ट पड़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल पर। ये तो एल्कोहल के बीच में हमने किया। यहाँ देखिए हम और हम लगा देते हैं, अगर हम कहें पानी से कंपेयर करो वाटर से, एल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ को वाटर से करें। लोग दारू बहुत पीते हैं, पानी भी बहुत पीते हैं, कौन ज्यादा एसिडिक है? तो आश्चर्य पड़ जाओगे तुम लोग कि भाई साहब ये क्या कमाल की चीज है। अपन दैनिक जिंदगी में चीजें देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक पानी है, पानी का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। देखिए क्यों? क्योंकि इससे जो कंजुगेट बेस बनेगा, क्या बनेगा? OR नेगेटिव बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग वाला है। और इससे जो कंजुगेट बेस बनेगा वो HO नेगेटिव बनेगा, इसको रिपेल करने वाला है ही नहीं। तो इसका जो कंजुगेट बेस है वाटर से वो ज्यादा स्टेबल है रिस्पेक्टिव इसके, स्टेबिलिटी में ये ज्यादा है। और फिनॉल ज्यादा एसिडिक है वाटर से, क्योंकि इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ये बेंजीन अपनी साइड में खींच ले जाएगा। तो इसका तो लोकलाइज रहेगा नेगेटिव चार्ज, और इसका भी लोकलाइज रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा? इंक्रीज करता है। आर ग्रुप क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है वाटर, और वाटर ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल। इसके अलावा पानी पीने वाले को जल्दी मर जाना चाहिए दारू पीने वाले से। एसिड तुम्हारी बॉडी पे एसिड डालता है ना, तो हम लोग तो पानी पीते हैं। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब दारू पीने वाले ज्यादा अच्छे लोग हैं, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल तो कम एसिडिक है वाटर से, वाटर ज्यादा एसिडिक है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात आ रही है सामने अपने दैनिक जिंदगी से रिलेटेड, लाइफ से, एक्चुअल लाइफ से, कि दारू पीने वाले लोगों की जिंदगी ज्यादा होना चाहिए,
रिस्पेक्टिव पानी पिए। यहाँ तो उल्टा होता है, दारू पीने वाली जिंदगी कम होती है, खत्म होता है वो जल्दी से, और पानी पीने वाला लॉन्ग लाइफ जीता है। तो यहाँ देखिए केमिस्ट्री तो उल्टा बोल रही है बिल्कुल एकदम से। ध्यान रखना है कि वाटर इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नीट और आईटी पूछे जाते हैं कि विच इज मोर एसिडिक, वाटर और एल्कोहल, तो आप जाएंगे एल्कोहल के साइड्स को छोड़ करके वाटर की तरफ जाएंगे। और वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल, और फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना है, ये तो एसिड ही है, ये तो कोई एसिड भी नहीं है, तो ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कंजुगेट बेस बनेगा वो फिनोल से भी ज्यादा स्टेबल होगा। इसकी स्टेबिलिटी हम कार्बोक्सिलेशन डिस्कस करेंगे कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ फिनोल बिकॉज द कंजुगेट बेस फॉर्म बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेटाइन। इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेटाइन। ये इससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका नेगेटिव चार्ज का तो और भी हाल बुरा होगा, देखोगे ये किस प्रकार से नेगेटिव चार्ज का ऑक्सीलेट करता है दो ऑक्सीजन के बीच में। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलेट। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। क्लियर? यथार्थ गुप्ता फ्रॉम आकाश कोचिंग ग्वालियर, समझ में आ गए? यस सर। भूलोगे तो नहीं? नहीं सर। हाँ, समझ लीजिए। कहते थे कि अरे सर वो तो पढ़ाते हैं, हमारे तो सर के ऊपर से निकलती रहती केमिस्ट्री, हम तो बैठे रहते बुत बने हुए, क्या पढ़ाते अल्लाह। तो समझ लिए क्यों नहीं समझ में आता कि फंडामेंटल चीजें नहीं समझाने से चीजें बच्चों के समझ में नहीं आ रही हो, वो अपने लेवल पे चलते रहते हैं और नीचे का लेवल देखते नहीं है। ठीक है? तो यहाँ अपने बेसिक को जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे, जितना स्ट्रॉन्ग करोगे, सब्जेक्ट अपने आप को समझ में आएगा उसी लेवल से। दूसरे पे डिपेंड आपको फिर नहीं रहना होगा, और रहना तभी होगा जब आप खुद में परफेक्शन नहीं लाएंगे। चलिए आगे। तो हम अब बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल के लिए क्या करेंगे, हम इसके इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को देखेंगे। तो लिखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल by electron repelling group and electron withdrawing group. Acidic strength, acidic strength of phenol, phenol की acidic strength by electron repelling group, electron repelling यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से चेक करेंगे, एंड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से यानी EWG से इन दोनों चेक करेंगे। चलिए पहला चेक कर लेते फर्स्ट पार्ट, बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी शॉर्ट में लेते थे EWG, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के द्वारा। कौन कौन से होते हैं देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बात है तो सबसे ज्यादा याद रखना है तुम्हें एल्काइल ग्रुप को। और एल्काइल ग्रुप हम जानते हैं 14 प्रकार के होते हैं। अगर ये जुड़े समझ लेना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, डॉट डॉट C5H11 इक्वल टू 14, 14 प्रकार के एल्काइल ग्रुप होते हैं वो। तो क्या याद रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, 1/इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं
वो एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल की डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। देखो चेक करते हैं कैसे करते हैं, कम देख लेते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, डाउनवर्ड कर देते हैं, डाउन में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, कम कर देते हैं। कैसे करते हैं कम, देखते हैं अपन। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। निखिल त्रिपाठी, आज कोई वीडियो रिलीज हुए थे क्या, आज आए वीडियो कुछ? सर अभी तो चेक नहीं किया मैंने। अभी नाइट में क्लास के बाद चेक करके बताना कौन से यस वीडियो। तो ये देखिए हमारा है फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल देखिए अभी हमने बताया था कि जैसे ये प्रोटॉन रिलीज करता है, प्रोटॉन रिलीज करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखिए यहां से ये इसने क्या किया, प्रोटॉन रिलीज कर दिया, और प्रोटॉन रिलीज करेगा वैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये देखिए अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके चला जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट के यही पहुंच जाता है वापस, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो ऑलरेडी पहले ही से रहते हैं, प्लस एच पॉजिटिव। अगर इसकी बारी भरकम बनाने में तुम्हें दिक्कत आ रही है तो मैं इस तरह भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक ही चीज है PHOH के रूप में भी। ठीक है, प्लस एच पॉजिटिव, दोनों ही सही हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका ही तुम्हें मेजरमेंट करना है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर रहता है या यहाँ से हटता है। यही मेन कंसेप्ट है इसका कि किधर जा रहा है आखिर का नेगेटिव चार्ज। तो ये कंजुगेट बेस बन गया है। तो कंजुगेट बेस की मैंने कहा था स्टेबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, ये हमारा है, देखिए बार बार लिखिए, बार बार कंजुगेट बेस ही तुम्हें बड़ी मुश्किल में याद रहेगा, रहेगा ही नहीं याद कि कुछ पहली बार बड़े ही सुनते ऐसे। कंजुगेट बेस क्या देखते हैं, इसकी स्टेबिलिटी चेक की जाती है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज है। अभी हमने बताया था कि नेगेटिव चार्ज क्या चाहता है, ये बेंजीन रिंग की तरफ जाना चाहता है, जिसके कारण ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा। अगर मान लीजिए इसमें हम कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, देखिए ध्यान से अब इंपॉर्टेंट चीज, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है जो अंदर आना चाह रहा है, ये देखिए नेगेटिव चार्ज अंदर आना चाहेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज के अंदर जाना चाहता है। लेकिन ये जो एल्काइल ग्रुप है, देखिए ध्यान से, ये एल्काइल ग्रुप ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज इधर ये भी रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा तो ये इधर रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा तो इधर रिपेल, तो नेगेटिव चार्ज को जल्दी से अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि ये पीछे इधर वो इधर आना चाहता है, ये धक्का पीछे से मार रहा है, जिसके कारण क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा एक तरीके से। यानी इसको जो कंजुगेट बेस बन रहा है उसको डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करेगा, डिस्टेबलाइज। इसका मतलब ये हो गया कि फिनॉल जो होगा वो क्रिस्टॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। फिनॉल इज मोर एसिडिक, हमने कल बताया था क्रिस्टॉल, जब हम बेंजीन में CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं तो वो क्रिस्टॉल कहलाता है। क्रिस्टॉल इज लेस एसिडिक देन, क्योंकि इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा रिस्पेक्टिव फिनॉक्साइड आयन से। तो इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉन पहले ग्रुप ने क्या किया, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर दिया। देखिए वो लिखा था अभी कंसेप्ट मैंने, तो देखें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ phenol is inversely proportional to the electron donating group। जैसे देखिए हमने जोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वैसे फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया फिनॉल का। तो इस तरह से जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप अटैच करते चले जाओगे वैसे वैसे फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से, कोई हुआ नहीं है, हमने ये बात शुरू में की थी ऑर्गेनिक पढ़ाने से शुरुआती में। मैंने कहा था कि एल्काइल ग्रुप हीरो होते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हर चीज में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, हर जगह इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चाहे हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ना हो, चाहे कन्वर्जन करना हो, चाहे कुछ भी करना हो,
सारा बोलबाला एल्काइल का ही रहता है। एल्काइल जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी केमिस्ट्री होगी, इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, बार बार रिपीट करें। क्लियर? तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने एक और जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। मान लीजिए ये हमारा है एक फिनॉल्स और एक है ये हमारा, यहाँ पे हमने जोड़ दिया ये फिनॉल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये आपका OCH3। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ध्यान रखिए। इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर साइड में, तो ये धक्का मारेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इधर भेजेगा तो इधर भेज देगा। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये भी क्या करे, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, फिनॉल इससे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर जुड़ा हुआ फिनॉल से, तो समझ लेना एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कम हो रही है। क्लियर? यथार्थ गुप्ता समझ में आ गया? यस सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक कम स्ट्रेंथ कर को देंगे। कम कर देते हैं, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को डाउन कर देते हैं। कई बार अपन नॉर्मल जिंदगी में भी देखते हैं कि अपने इर्द गिर्द जो लोग जुड़े हुए हैं, अपने जो कनेक्टेड लोग हैं, कई बार हमारी प्रोग्रेस को रोकते हैं वो। ठीक है, डेवलपमेंट को रोक देते हैं, नेगेटिव बातें बताएंगे तो अपना अपने उनकी नेगेटिव बातें सुनकर उन्हीं साइड मुड़ जाएंगे, अपने जो कार्य करते हैं, अपने टारगेट होते हैं उनसे पीछे हट जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो तो नॉन लिविंग थिंग्स है यहाँ दिखाई दे रहा था आपका, तो समझ लीजिए अपने साथ क्या हो सकता है, अपना लिविंग थिंग्स हैं। इसलिए हमें ऐसे इन्वायरमेंट से हमेशा बचना है जहाँ नेगेटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है अपने को, और लोग इसी नेगेटिव इन्वायरमेंट चले जाते हैं और अपने कैरियर को चौपट कर लेते हैं। समझ लिए, ये चीजें बिल्कुल इंडिकेट करती हैं। दी थिंग जो है रिप्रेजेंटिंग दैट द नेगेटिव इन्वायरमेंट इज वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। तो क्लास में बच्चे बैठे होंगे, देखिए कुचड़ कुचड़ लग जाएगा एक बच्चा और अपने बगल में बैठा, तो समझ लीजिए बच्चा निकम्मा है, उसके साथ ना बैठे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर बैठ गए तो समझ लो कैरियर तुम्हारा भी क्या हुआ, आपका नेगेटिव इन्वायरमेंट है आपके साथ में। देखिए मिथाइल ग्रुप आ गया, फिनॉल के पास में जुड़ गया, और कैसे इसके पावर को, इसने एसिडिक पावर को कम कर दिया है। देखिए तो नॉन लिविंग थिंग्स में है, तो समझिए अपनी लिविंग थिंग्स में क्या होने वाला है। एक आदमी देखिए, कल जो घटना दिल्ली के अंदर हुई, देखिए एक लड़के के बहकाने में 4 लड़के आ गए, और चारों का हाल क्या होगा, इतनी बड़ी धाराएं उन पर लग जाएंगी, जिंदगी समझो तबाह हो चुकी है उनकी, और उनसे उनके मदर फादर की जिंदगी तबाह हो रही है, कारण उनके एनवायरमेंट में वो आ गए। तो देखिए आज कितने जो है उनको भुगतान भुगतने पड़ेंगे लाइफ के अंदर। तो आप समझिए कि आपके एनवायरमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से नेगेटिव एनवायरमेंट जनरेट हो गया तो समझिए खतरनाक है आपके लिए। अब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात कर लेते जल्दी से, तो लिखिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स on the acidic strength, acidic strength of phenol। तो देखिए यहाँ पर है कि हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया। अब तो पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप याद रखना है आपको, सारे हेलोजन होते हैं, हेलोजन ही पहले तो X, इसके बाद NO2 ग्रुप होता है, ध्यान रखना है। साइनाइड ग्रुप होता है, ठीक है। CF3 ग्रुप है ये, CCl3 ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माने जाते हैं। स्पेशली ज्यादातर यूज किया जाता है NO2 ग्रुप का, और हेलोजन का ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा फिनॉल, फिनॉल, ये रहा आपका फिनॉल, और ये देखिए हमने इसमें जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिकेशन को बढ़ा देगा। अब देखिए फिनॉल से ज्यादा एसिडिक हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये देखिए तो क्या करता है, ये खुद बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और बेंजीन भी खींच रही है, ये देखिए NO2, ठीक है, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, और ये बेंजीन इसमें खींच रही थी पहले से ही। तो इस प्रकार से क्या कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ा देते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा जाते हैं। अब जैसे इनकी संख्या और बढ़ती जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिए एक और कंसेप्ट रहता है, बताएंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट भी काम करता है इस पर, माइनस आई इफेक्ट काम करता है, दो इफेक्ट काम करते हैं। माइनस आई बेंजीन के अंदर एक और इफेक्ट काम करता है, माइनस एम और माइनस आई। आई को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट और एम को कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें अगर हम दो जोड़ दें, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें तो और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी फिनॉल की। ठीक है, एक जोड़ दिया ऑर्थो पर और दूसरा जोड़ दिया हमने पैरा पोजिशन पर, तो याद रखना और बढ़ जाएगा। मेटा वाले का याद रखना कम होता है मेटा पे। ठीक है, मेटा पर एसिडिक स्ट्रेंथ का असर कम पड़ता है अगर जुड़ा है। जैसे एक तुम्हें दे दिया गया ऑर्थो वाला और एक मेटा वाला, याद रखना है आपको। ठीक है, एक जुड़ा हुआ है ऑर्थो पे NO2 ग्रुप और एक मेटा पे, तो दोनों तुम्हें लगेगा ये तो बराबर ही बराबर होना चाहिए। तो ऑर्थो वाले का ज्यादा होता है मेटा से याद रखना है। मेटा वाले का कम होता है, ये जोड़ दिया देखो मेटा पर, क्योंकि मेटा पे माइनस एम इफेक्ट 0 होता है और माइनस आई इफेक्ट ही काम करेगा। इसमें क्या होता है ऑर्थो पर माइनस एम भी काम करेगा और माइनस आई इफेक्ट भी काम करता है, दो इफेक्ट काम करते हैं एक साथ, इसलिए ऑर्थो इफेक्ट कहा जाता है इसको। ऑर्थो का ज्यादा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसके बाद अगर NO2 की संख्या बढ़ती जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए हमने बात किया आज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल को कंपेयर किया इसके साथ में। ध्यान रखना है किसी तरह से इस पे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में रखना है तुम्हें, क्या हो एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमने विड्रॉइंग बताया और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की भी बात की है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, अकेला फिनॉल क्या करता है और अल्कोहल के साथ किस प्रकार से कंपेयर करना चाहिए इसको। तो हमेशा जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो तो आपको याद रखना है कंजुगेट बेस, उसका कंजुगेट बेस को ध्यान रखना है कि क्या इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस। ठीक है, और बेंजीन के केस में कंजुगेट बेस क्या होता है, रेजोनेंस से जुड़ जाता है फिर जाकर के बाद में, ये पहला कंजुगेट बेस ही है कंसेप्ट।